सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने उपसर्ग से संबंधित अध्ययन किया था और आज की कक्षा में हम लोग प्रत्यय प्रकरण से संबंधित बात करेंगे। प्रत्यय का अर्थ क्या है? उसके भेद उपभेद कितने हैं? तमाम प्रकार के उदाहरण, इन सब के विषय में आज यहाँ कक्षा में अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए तत्काल तैयार हो जाइए ताकि हमारी कक्षा प्रारंभ हो। आइए देखते हैं, हमको पढ़ना क्या है? प्रत्यय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रत्यय। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने एक बात बताया था उपसर्ग पढ़ाते समय कि उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के पहले उपसर्ग जोड़ा जाता है। मूल शब्द के पहले उपसर्ग जोड़ा जाता है, ठीक ना? और बाद में क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय। बाद में क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय। बाद में का मतलब है कि मूल शब्द के अंत में, ठीक है ना? हम लोग बाएं से लिखते हुए दाहिने की ओर जाते हैं तो मूल शब्द के दाहिने की ओर प्रत्यय जोड़ा जाता है और बाएं तरफ क्या जोड़ा जाता है? उपसर्ग जोड़ा जाता है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है? अब मान लीजिए परीक्षा में यदि प्रश्न पूछ दिया कि निम्न में से, परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का योग है, दोनों का योग है। मान लीजिए परीक्षा में आपको यह प्रश्न पूछ दिया है और विकल्प दे दिया है, विकल्प में दिया है वियोग और दूसरा दिया है वी में दिया है पढ़ना, सी में दिया है अध्यापक और डी में दिया है सभी। तो मित्रों, हमको क्या खोजना है? प्रश्न में उपसर्ग और प्रत्यय देखना है कि इन चारों विकल्पों में तीन विकल्प ऐसे हैं जिसमें से इन दोनों में से कोई एक है, या तो उपसर्ग है या तो फिर प्रत्यय है, लेकिन एक ऐसा विकल्प है जिसमें कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो जब तक हम इसको छाटेंगे नहीं तब तक बता नहीं पाएंगे। तो पहला विकल्प वियोग जो लिखा है, इसमें यदि देखा जाए तो वी उपसर्ग है, वी और योग मूल शब्द है और यह क्या है? उपसर्ग है, ठीक है ना? पढ़ना में अगर देखा जाए तो पठ और ना, बाद में ना लिखा हुआ है, पठ मूल रूप है, मूल शब्द है, ठीक है ना? और बाद में यह जो जोड़ा गया है ना, यह क्या है? प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय हमेशा कहां होता है? मूल शब्द के बाद होता है। तो इसमें प्रत्यय है। यहां पर क्या है? उपसर्ग है, यहां पर क्या है? प्रत्यय है। और इसमें देखा जाए तो क्या है? अधि धन आप धन अक। अब देख लीजिए, यहां पर ये मूल शब्द है और अधि उपसर्ग है। अधि क्या है? उपसर्ग है और यह क्या है? प्रत्यय है। यह क्या है? मूल शब्द, ठीक ना? ये अधि उपसर्ग है, आप मूल शब्द है और अक प्रत्यय है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह विकल्प सी जो है, यही एक ऐसा विकल्प है जिसमें कि उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। बाकी ये जो चौथा है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सभी लिखा हुआ है। तो सभी का मतलब ऊपर जो लिखे गए हैं उसमें तो ऐसा नहीं है कि दो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो, है ना? इसमें उपसर्ग है, इसमें प्रत्यय है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? विकल्प सी। बात समझ में आ गई? अब हम चलते हैं जो आज हमको पढ़ना है उसकी ओर। क्या पढ़ना है? प्रत्यय, ठीक है ना? प्रत्यय दो शब्दों के योग से बना है, एक है प्रति, धन, अय, ठीक है ना?
प्रति का अर्थ होता है पास में, प्रति का अर्थ क्या होता है? पास में, किंतु अंत में, पास में किंतु अंत में। और अय का मतलब होता है चलने वाला या गति करने वाला, गति करने वाला, ठीक है ना। यानी पास में किंतु अंत में जुड़कर जो गति करता है, तो कौन किसके पास में जुड़ता है? मूल शब्द के पास में, लेकिन कहां? अंत में, यानी बाद में। मूल शब्द के बाद में, यह मूल शब्द है, ठीक है ना। तो यहां पर प्रत्यय होगा, इसको अभी हमने बताया है, ठीक ना। यानी कहने का मतलब कि कोई ऐसा शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर के नए शब्द की सृष्टि करता है, नए शब्द का निर्माण करता है, या उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, विशेषता उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय कहां होता है? मूल शब्द के बाद में। बात समझ में आ गई? जैसे हमने कहा दया धन आलू, दया धन आलू, यह दया, दया क्या है? मूल शब्द है, और यह क्या है? प्रत्यय है, ठीक है ना। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? दयालु। बात समझ में आ गई? दया में आलू प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दयालु। और यदि मान लीजिए परीक्षा में पूछ दिया गया है रटंत, रटंत में कौन सा प्रत्यय है? तो रटंत को प्रत्यय को अलग करेंगे इसमें से, तो क्या होगा? रट धन अंत। रट क्या है? मूल शब्द है, धातु है, और इसके बाद जो जुड़ा हुआ है यह क्या है? प्रत्यय है। इस प्रकार से बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से है धावक, धावक है, साधक है ना। बहुत सारे उदाहरण है, ठीक। अब प्रश्न उठता है कि प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं? प्रत्यय, प्रत्यय के प्रकार तो मैं बता दूं आपको, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक वह प्रत्यय होता है जो धातु के साथ जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रत्यय वह होता है जो धातु के साथ जुड़ता है। अब प्रश्न उठता है कि यह धातु क्या चीज है, किसको कहते हैं? तो यह जान लीजिए, क्रिया का मूल रूप, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु का व्यवहार संस्कृत में किया जाता है, और हिंदी के प्रचलन में क्रिया है, यानी क्रिया का जो प्रचलन है वह हिंदी में है। जैसे हमने कहा पढ़ना, पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, आना, जाना, ये सब क्या है? क्रिया है, ठीक है ना। तो इसका मूल रूप हमने क्या कहा? यहां पर क्या है? क्रिया का मूल रूप, यह तो क्रिया है, तो इसका जो मूल रूप है वह क्या है? पढ़ना का है पठ, और लिखना का क्या है? लिख ना। हंसना का क्या होगा? हंसना का क्या होगा? हंस, ठीक है ना। ये क्या है? क्रिया का मूल रूप, जिसको हम धातु के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यदि यह धातु है, क्रिया का मूल रूप है, और इसको हमको क्रिया बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे? हम धातु में हम क्या जोड़ देंगे? ना जोड़ देंगे। जब हम धातु में ना जोड़ देंगे तब बराबर क्या होगा? क्रिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रिया। जैसे यहीं पर है हंस में, यदि हम ना जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? हंसना हो जाएगा, है ना। खेल में, खेल में यदि हम ना जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? खेलना। क्या हो जाएगा? खेलना। यह खेलना क्या है? क्रिया है, और क्रिया का यह मूल रूप है, यानी धातु है, और यह क्या है? प्रत्यय है। बात समझ में आ गई? तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक ना। यह हो गया।
अब एक चीज और, इसको जब क्रिया के मूल रूप के साथ हम किसी प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उस प्रत्यय का नाम होता है कृत। क्या होता है? कृत। जब धातु के साथ यानी क्रिया के मूल रूप के साथ जब किसी प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और वह अंत में जुड़ता है। कहां जुड़ता है? अंत में। अंत में जब जुड़ता है धातु के साथ तो जो नए शब्द का निर्माण होता है, नए शब्द की रचना होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कृत में अंत जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? कृदंत। क्या हो जाएगा? कृदंत हो जाएगा। ठीक है ना? जो धातु यानी क्रिया का मूल रूप है उसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक ना, तो उसको हम कहेंगे कृत प्रत्यय, और अंत में जुड़ने के कारण वह कृदंत कहलाता है। यानी जो नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जैसे हमने कहा लिख, यह लिख धातु है, क्रिया का मूल रूप है, इसमें आई प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? आई प्रत्यय। ठीक है ना? लिख में हम आई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? लिखाई। क्या हो जाएगा? लिखाई। अब देखिए हमने क्या कहा कि जब धातु में यानी क्रिया के मूल रूप में प्रत्यय को जोड़ेंगे तो वह प्रत्यय हमेशा कहलाता है क्या? यह। ठीक ना? उसे हम कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। ठीक ना? यह क्या है? धातु है यानी मूल शब्द है। ठीक ना? यह क्या है? प्रत्यय है। और जब धातु के साथ इस प्रत्यय को हम जोड़ते हैं तो जो नए शब्द की रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? कृदंत। बात समझ में आ गई? ये कृदंत हो गया। इसी प्रकार से है धावक। धावक है, साधक है, साधक, मारक है। ठीक है ना? सब में, हर एक उदाहरण में यही होना। ठीक, ये है। इस प्रकार से जो कृदंत होता है उसकी रचना होती है। बात समझ में आ गई? इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वह होता है, जो दूसरा है वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, अव्यय या अविकारी, वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ जोड़े जाते हैं उनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं? तद्धित। तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। बात समझ में आ गई? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के साथ जोड़े जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय धातु या क्रिया से जुड़ते हैं, क्रिया के मूल रूप यानी धातु के साथ जोड़े जाते हैं उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और उनसे जो नए शब्द की रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के साथ जुड़ते हैं तो जब जोड़ दिया जाता है उनको, किसको? प्रत्यय को। प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है तो कहां जोड़ा जाता है? अंत में जोड़ा जाता है। इस हिसाब से इनके साथ जब प्रत्यय को जोड़ा जाता है तो एक नए शब्द की रचना होती है जिसको हम कहते हैं तद्धितांत। तद्धितांत। क्या कहा जाता है? तद्धितांत कहा जाता है। बात समझ में आ गई? जैसे गुरु शब्द संज्ञा है, गुरु शब्द में यदि हम अ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? गौरव हो जाएगा। बात समझ में आ गई? गुरु शब्द में यदि हम अ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? गुरु शब्द क्या है? एक संज्ञा है, यह प्रत्यय प्रत्यय है, और जब इन दोनों को जोड़ा गया मतलब कि यह मूल शब्द में इस प्रत्यय को जोड़ा गया तो क्या बना? गौरव बना। यह जो है, जो नया शब्द बना हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? तद्धितांत। तद्धितांत। यह क्या है? प्रत्यय है, लेकिन प्रत्यय कौन सा है? तद्धित प्रत्यय है।
कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। ठीक है ना? यह क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है। बात समझ में आ गई? तो गुरु में अ जोड़े तो क्या बना? गौरव बना। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार से है हृद, हृद धन इक। इसमें यदि हम इस प्रत्यय को जोड़ दें तो क्या बनेगा? हार्दिक। क्या बनेगा? हार्दिक। बात समझ में आ गई? यह मूल शब्द है, यह प्रत्यय है, इन दोनों को जब जोड़ा गया तो नया शब्द क्या बना? हार्दिक बना। इस यह जो नया शब्द बना हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? तद्धितांत कहेंगे। बात समझ में आ गई? इसके बाद एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के साथ जुड़ता है। इसको हमने बता दिया है ना? इसको तो हमने बता दिया। प्रत्यय हमेशा किससे जुड़ता है? मूल शब्द के साथ जुड़ता है। और यह जो मूल शब्द होता है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है ना? यह दो प्रकार का होता है। यह यहां पर लिख लीजिए, यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला है धातु, धातु, और दूसरा क्या है? नाम पद। नाम पद। धातु क्या है? इसको अभी अभी हमने बताया है, क्रिया का मूल रूप। जो क्रिया का मूल रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है ना? जैसे हमने अभी अभी बताया है, हस और आई दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? हसाई। ठीक है ना? तो यह क्या है? क्रिया का मूल रूप यानी धातु है। यह क्या है? प्रत्यय है। और इनके योग से यह नए शब्द की रचना हुई है। एक चीज और हमने बताया है कि जब धातु के साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ करके नए शब्द की रचना होती है तो उसको हम कहते हैं कृदंत। कृदंत। और यह जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? कृत कहेंगे। और यह क्या है? धातु है। ठीक है ना? दूसरी बात, दूसरा नंबर आता है वह है नाम पद। जो संज्ञा है, क्रिया के अलावा, क्रिया के अलावा, धातु के अलावा जो बचते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और अव्यय। अव्यय या अविकारी शब्द जो नाम पद है, इनको नाम पद के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय ये नाम पद हैं। ठीक ना? इसके बाद प्रत्यय बनाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का आप लोगों को अत्यंत आवश्यक रूप से ध्यान करना है, जिसमें सबसे प्रथम बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि मूल शब्द को, मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है, मूल शब्द के अंतिम वर्ण, मूल शब्द के अंतिम वर्ण स्वर रहित होने चाहिए। जब हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो मूल शब्द होता है उसका अंतिम जो वर्ण होता है वह स्वर रहित होना चाहिए। ठीक ना? जैसे कि हमने कहा लिख धन आई, लिख और आई, यह बता रहे हैं हम कृत प्रत्यय के विषय में। किसके विषय में बता रहे हैं?
कृत प्रत्यय के विषय में। कृत प्रत्यय को जोड़ते समय ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मूल शब्द के साथ किसी भी प्रत्यय को जोड़े तो उसको जोड़ते समय हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसको हमें स्वर रहित लिखना चाहिए। स्वर रहित लिखने का मतलब होता है हलंत युक्त लिखना, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है लिख और आई। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? लिखाई। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो संधि प्रक्रिया वहां पर लागू हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे हमने यदि इस प्रकार से लिखा लिख धन आई, ठीक है ना, तो यहां पर देखिए अ है, यहां पर आ है, इसमें तो कोई विशेष परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि अ और आ जब दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा आ। तो इस हिसाब से जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? लिखाई, लिखाई, ठीक है ना। यह संधि प्रक्रिया लागू हुई। और इसी प्रकार से यदि हम कहें लिख धन अक, लिख धन अक, यहां पर भी देखिए यह लिख धातु है। लिख क्या है? धातु है। क्रिया का जो मूल रूप है यह लिख धातु है, ठीक ना। इसमें हलंत लगा हुआ है, ठीक ना। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? लेखक, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? लेखक। लेखक कैसे बनेगा? इसमें जब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो ई की मात्रा है, यह ई की मात्रा हट, इसका लोप हो जाएगा। इसके स्थान पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो इस हिसाब से ले हो जाएगा। ख में अ जोड़ेंगे तो पूरा पूरा ख होगा और क, लेखक हो जाएगा। यदि इसको इस प्रकार से लिखा जाए लिख धन अक, तो इसमें देखिए प्रथम पद के अंत में क्या है? अ है, और द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? अ है। और हम जानते हैं कि जब अ से अ जुड़ता है तो हमेशा क्या बनता है? आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। यदि इस हिसाब से हम इनका योग करें तो क्या होगा? लिखाक, ये बनेगा, ठीक ना। लिखाक बनेगा। यह संधि प्रक्रिया लागू हो गई। जबकि हमको ध्यान में रखना है कि मूल शब्द के का जो अंतिम वर्ण है, जब हम प्रत्यय का योग करेंगे तो जो मूल शब्द का अंतिम वर्ण है उसको सबसे पहले हम हलंत युक्त करेंगे, यानी स्वर से रहित करेंगे। उसके बाद प्रत्यय को जोड़ेंगे, ठीक ना। यह लागू कहां होता है? कृत प्रत्यय में लागू होता है, ठीक है ना। तो ये जो लिखाक है यह अशुद्ध है। हमारी जो व्याकरण कोटि है, व्याकरणिक कोटि से यदि देखा जाए तो यह जो शब्द है यह अशुद्ध है और यह शुद्ध है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। इसके बाद दूसरे एक बात और ध्यान में रखना है। यदि मूल, दूसरी बात, अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण, जो अंतिम वर्ण है कब? जब प्रत्यय का योग होता है तब। अंतिम स्वर, अंतिम वर्ण, या इसको हम कहें अंतिम स्वर, अंतिम स्वर छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो, ठीक है। यदि अंतिम स्वर क्या है? छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है तो इसको हमको क्या करना चाहिए? हटाना नहीं चाहिए, हटाना नहीं चाहिए। यदि मूल शब्द का जो अंतिम स्वर है इनमें से कोई एक है तो इसको हमको हटाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं हटाना चाहिए? यदि हम इसको हटा देंगे तो जो प्रत्यय के योग की प्रक्रिया है वह उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे हमने कहा रघु धन अ, रघु धन अ, जब हम इसमें यह जो मूल शब्द है, यह जो मूल शब्द है, इसमें जब हम अ जोड़ेंगे तो अ का पहले ओ हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और ओ से फिर हो जाएगा औ हो जाएगा,
और अव में अ जोड़ेंगे तो क्या होगा, अव। तब क्या होगा, रघु। एक बात और, पहले यहां देखिए, यहां पर लिखा हुआ है र, जब इसमें हम इसको जोड़ेंगे तो यह समाहित हो जाएगा कहां, यहां र पर, तो र के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है ना, घ ये है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, अ से हुआ ओ से हुआ औ में अ जुड़ा तो क्या हो जाएगा, अव। देखिए घ में अ और व, ये इस प्रकार से प्रत्यय जुड़ता है। ठीक है ना। अंतिम स्वर छोटा ऊ है चाहे बड़ा ऊ है, इन दोनों में से कोई एक है तो इनको हमको हटाना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से है साधु धन अ, साधु धन अ, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए साधु, सा तो पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है ना, साधु। अब यहां पर भी यही प्रक्रिया लागू होगी, जो कि प्रक्रिया इसमें लगा हुआ है, जो नियम इसमें लगा हुआ है वहां यह भी नियम लगेगा, यही नियम। तो ये क्या हो जाएगा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साधव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साधव हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और इसी प्रकार से हम कहें मनु, मनु धन अ, तो क्या हो जाएगा, यहां पर छोटा ऊ है, ठीक है ना, तो इसको हमको हटाना नहीं है। अ में छोटा ऊ में अ को जोड़ेंगे तो यहां पर म के स्थान पर क्या हो जाएगा, मां। ठीक हो जाएगा ना। और अपरिवर्तित होगा किसमें, ओ में, ओ से पुनः परिवर्तित होगा किसमें, अ में परिवर्तित होगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मा न व, इस प्रकार से होगा। ठीक। एक बात और, यदि शब्द के आरंभ में, यदि शब्द के आरंभ में, यदि शब्द के आरंभ में अ हो चाहे आ हो, क्या हो, अ है और आ है, यदि शब्द के आरंभ में अ हो चाहे आ हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ हो जाता है। यदि शब्द के आरंभ में, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने जो इसके पहले उदाहरण बताया है उसमें क्या था कि शब्द के अंत में, शब्द के अंत की बात थी, लेकिन यहां पर शब्द के आरंभ की बात है। यदि शब्द के आरंभ में अ है, आ है, तो इनका परिवर्तन आ के रूप में हो जाता है। बात समझ में आ गई। जैसे मर्म धन इक, यहां पर देखिए शब्द के आरंभ की बात है, तो शब्द के आरंभ में देखिए यहां पर क्या है, अ है, और अ है तो यह बदलेगा किसमें, आ में बदलेगा, तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। म के स्थान पर क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। और इक इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, मार्मिक। ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि हम धर्म में इक जोड़ दें, धर्म में क्या जोड़ दें, इक जोड़ दे, तो यहां पर भी क्या है, शुरुआत में क्या है, अ है। यहां पर देखिए अ है, अ है तो यह किस में बदलेगा, इसमें बदलेगा, तो ध के स्थान पर क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। इसके बाद जो शेष बचता है इसमें एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। ठीक, यही इस प्रकार से। तो यदि शब्द के आरंभ है, आरंभ में अ है चाहे आ है, तो ये दोनों जब प्रत्यय हम जोड़ते हैं तब ये दोनों परिवर्तित हो जाते हैं किसमें, आ में परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक, इसके बाद आरंभ में, आरंभ में का मतलब कि शब्द के आरंभ में, जो हमारा मूल शब्द है उसके आरंभ में, आरंभ में छोटी बड़ी ई है, छोटी ई है या तो फिर बड़ी ई है, तब क्या हो जाता है, अच्छा छोटी ई बड़ी ई के साथ में एक और होता है, ये होता है, तब ये तीनों परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, आई में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। नियम इसके पीछे वाला ही लागू होगा, बस यहां पर ये जो लिखे हैं इसके ऊपर ध्यान देना है।
शब्द के मूल शब्द के आरंभ में छोटी है, बड़ी है, ए है, तो ये तीनों परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? आय में परिवर्तित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे दीन धन य, दीन धन य, तो क्या होगा? यहां पर देखिए शुरुआत में देखिए शब्द के मूल शब्द के आरंभ में देखिए हमने क्या कहा है? आरंभ में इनमें से कोई एक हो, तो यहां पर क्या है? बड़ी है। जब बड़ी है तो यह परिवर्तित होगा किसमें? इसमें परिवर्तित होगा। तो द पर क्या लगाएंगे? अय का मात्रा लगाएंगे। इसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा? दैन्य। ठीक है, दैन्य बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि एक और उदाहरण ले लिया जाए, पिशाच। पिशाच, पिशाच में इक जोड़ दें, पिशाच। यहां पर भी देखिए शुरुआत में क्या है? यहां पर बड़ी की मात्रा थी और यहां पर क्या है? छोटी की मात्रा है ना? जब ये छोटी की मात्रा है तो यह किस में बदलेगी? अय में बदलेगी। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? प पर अय का मात्रा, इसके बाद जो शेष बचा हुआ है एक उसमें जोड़ दीजिए तो क्या होगा? पैसा, च पर ई ची का, क्या हो गया? पैसाचिक हो गया। क्या हो गया? पैसाचिक हो गया। ठीक ना? इसके बाद यदि आरंभ में, यदि आरंभ में, आरंभ का मतलब कहां बताया हमने? आरंभ में, आरंभ में क्या है? यदि आरंभ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ है तो ये परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? औ में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तीनों किस में परिवर्तित हो जाते हैं? औ में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि आरंभ में, मूल शब्द के आरंभ में इन तीनों में से कोई एक है तो यह बदल जाता है किसमें? औ में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना? जैसे हमने कहा भूत, भूत धन इक। ठीक है ना? आरंभ में देखिए, यहां पर आरंभ में देखिए तो यहां पर छोटा ऊ है ना? तो जब छोटा ऊ यहां पर आरंभ में दिया गया है तो यह परिवर्तित होगा किसमें? इसमें परिवर्तित होगा। तो यहां क्या लिखेंगे? भ पर क्या लगाएंगे? यह लगाएंगे भव। त पर, त शेष बचा है। अब त में इन दोनों इसको जोड़ दीजिए इक को, तो क्या होगा? भौतिक। भौतिक। ठीक है ना? मुख में इक यदि हम जोड़ें, यहां पर देखिए, अच्छा ये बड़ा ऊ था यहां पर छोटा ऊ है। ठीक है ना? तो यहां पर छोटा ऊ है तो यह भी तो परिवर्तित होगा इसी में। तो क्या हो जाएगा? मौखिक। म पर औखिक। ये इसके नियम है। ठीक है ना? इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात, यदि शब्द के आरंभ में, यदि शब्द के आरंभ में री है, आरंभ में क्या है? री है। यदि शब्द के आरंभ में री है तो यह री परिवर्तित हो जाता है किस में? आर में। किस में परिवर्तित हो जाता है? आर में। मूल शब्द के आरंभ में यदि री है तो यह परिवर्तित हो जाता है किसमें? आर में। जैसे हमने लिखा क्री, क्री और अक। ठीक है ना? अब देखिए क्या लिखा है? आरंभ में यदि री है तो यहां पर री है तो यह किस में बदल जाएगा? आर में बदल जाएगा। तो क्या होगा? री को पहले यहां से हटा देंगे तो क्या बचेगा? क बचेगा। क पर आर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? कार हो जाएगा। कार में अख जोड़ेंगे तो क्या होगा? कारक होगा। ये बात समझ में? कारक हो गया। इसके बाद पृथक, पृथक धन य। पृथक में यह प्रत्यय को जो जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर भी शुरुआत में क्या है? री है। अब री को हटाएंगे, हम जानते हैं कि यह री परिवर्तित हो जाएगा किसमें? आर में परिवर्तित हो जाएगा। तो री को हटाएंगे तो क्या होगा?
प। इसके बाद आ, इसके बाद जो शेष बचा हुआ है आधा र, थ, क, ये जब जोड़ेंगे इन सबको तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्थक्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये तो इस प्रकार से ये प्रत्यय को जोड़ने के लिए बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है, अन्यथा नियम की जानकारी के अभाव में हम जो बनाना चाहेंगे वह नहीं बनेगा और जो नहीं बनाना चाहेंगे वह बन जाएगा। इस बात को आप लोग भली भांति हमेशा ध्यान में रखेंगे। और एक बात और जो हमने बताया कि जो प्रत्यय होता है वह दो प्रकार का होता है, एक हो गया कृत प्रत्यय और दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय। एक हो गया कृत प्रत्यय और दूसरा हो गया तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय जो कि धातुओं के साथ जुड़ता है, यानी क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ता है, वह कृत प्रत्यय कहलाता है। इससे बनने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं, कृदंत। और वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ करके, लेकिन कौन से मूल शब्द, यह कृत के अलावा, कृत का मतलब धातु के अलावा, धातु के अलावा जो शेष बचते हैं, कौन, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेष, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय, इन सब के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसको हम तद्धित प्रत्यय के नाम से जानते हैं। और नए शब्द की जो रचना होती है उसको हम कहते हैं तद्धितांत। एक बात का और ध्यान में रखेंगे आप लोग, जहां तक हमें कोशिश में इस बात की करनी चाहिए कि चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, यदि उनको हमको किसी मूल शब्द में जोड़ना है तो जिस कैटेगरी का उपसर्ग और प्रत्यय होगा उसी कैटेगरी का मूल शब्द भी होना चाहिए। यह प्रयास हमारा रहना चाहिए। कहने का मतलब कि यदि उपसर्ग या प्रत्यय तत्सम है तो जो शब्द है हमारा वह भी तत्सम ही होना चाहिए, तद्भव है तो तद्भव के साथ जुड़ना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जो तद्धित प्रत्यय होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय के साथ में जुड़ करके उनके अर्थ में उनकी रूपरेखा में परिवर्तन कर देते हैं। संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना देते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना देते हैं, है ना। तो इन सब बातों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और यह जो कृत प्रत्यय होता है वह 6 प्रकार का होता है, जिसकी चर्चा आज अभी नहीं की जाएगी। पहले इतनी बात आज तक जो बताई गई है यह समझ में आपको आ जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा। और यह जो तद्धित प्रत्यय होता है वह 7 प्रकार का होता है, ठीक है ना। जो कृत प्रत्यय है वह 6 प्रकार का और जो तद्धित प्रत्यय होता है वह 7 प्रकार का। इसकी चर्चा अभी आगे की जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये रहा आज का हमारा प्लान, आज की रही कक्षा, और इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। पुनः मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।